हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम अध्याय 2 शुरू कर चुके हैं और उसमें हम विद्युत विभव तथा दो आवेशों की स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हमने दो आवेशों की स्थिर ऊर्जा बाह्य क्षेत्र में पढ़ी थी और हमने देखा था किस प्रकार से स्थिर ऊर्जा दो आवेशों में संचित होती है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के कारण विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें थोड़ा सा हमें मैथ्स ज़्यादा लगाना है और इसके केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ व उसकी विशेषताएं। तो बच्चों, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं समविभव पृष्ठ पे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में विभव में अंतर, और इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम विद्युत विभव के कारण जो विभव होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम अपने विद्युत द्विध्रुव को लेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को हम बच्चों इस बार क्षैतिज ना लेंगे, थोड़ा वर्टिकल लेंगे। इससे थोड़ा सा हमारे चित्र समझने में आसानी होगी। तो हम इसको किस प्रकार लेंगे? इस प्रकार। तो बच्चों, हम जानते हैं द्विध्रुव पे दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और बच्चों, अगर इसका मध्य बिंदु O माने तो इसकी ये वाली दूरी भी A होती है और ये वाली दूरी भी A होती है। ठीक है बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, इस प्रकार। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों, हमें जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसे ना तो हम विषुवतीय तल पर मान रहे हैं, ना यह मतलब निरक्षीय अक्ष पर, ना द्विध्रुव के अक्ष पर, हम किसी और बिंदु पर मान रहे हैं और बाद में हम केस रख के दोनों के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज मैंने ये बिंदु ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों अगर मध्य बिंदु से इस दूरी का जो स्थिति सदिश है वो मैं दिखा दूं इस प्रकार r, और ये स्थिति सदिश है इस प्रकार। और बच्चों, अगर मैं माइनस क्यू से इसे दिखाऊं, ये स्थिति सदिश, और प्लस क्यू से ये स्थिति सदिश दिखाऊं, तो मैं इसे r1 व r2 मान सकता हूं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। बच्चों, इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही कर दें। इसमें हम एंगल लेंगे, इसमें कोण लेंगे। अब कोण किस प्रकार लेंगे बच्चों? अगर मैं बच्चों थोड़ी देर के लिए आप माने कि द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू है, और बच्चों अगर मैं ट्रायंगल के नाम रख दूं जो हमारे पास कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, ये O हो गया, इस पॉइंट को B मान लूं, और ये C हो गया। बच्चों, मेरे पास दो ट्रायंगल है BO, और इस बिंदु जहाँ पे मुझे विभव निकालना है ये P हो जाएगा, तो BOP और AOP। तो बच्चों, जब मैं AOP ट्रायंगल लूंगा तो मेरे पास कौन कौन से वेक्टर होंगे? जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट, R सदिश ये होगा और R2 सदिश ये होगा। तो ये जो मेरे पास बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ मेरी दिशा है यानी लेंथ की, इसे भी मैं वेक्टर की तरह लूंगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। ठीक है, तो ये A वेक्टर हो गया, R वेक्टर हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों में थीटा लूंगा, ये वाला। तो बच्चों, जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा BPO, तो इसमें जो मैं वेक्टर लूंगा जो कि P की दिशा इस तरफ है, तो हम जानते हैं जो P का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है Q × 2A, और लेंथ को यहाँ पे एज ए वेक्टर माना गया। तो यहाँ पे जब मैं BOP लूंगा तो इस वाली लेंथ को मैं एज ए वेक्टर मानूंगा, और मेरे पास ये वेक्टर और R1 वेक्टर, ठीक है, और R वेक्टर। तो वेक्टर A और वेक्टर R के बीच में जो ये वाला एंगल होगा बच्चों, ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है। अब हम इस पे द्विध्रुव का विद्युत निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे, और वो किस प्रकार निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों, हम जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है। तो इसमें हम सबसे पहले दोनों चार्ज का अलग अलग विभव देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों, अगर मैं प्लस क्यू का विभव यानी जो प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव है उसे V प्लस क्यू मान लूँ, ऐसे ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो बच्चों, विभव का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार। और जो आवेश होता है बच्चों, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, और जो उसकी दूरी है, तो प्लस क्यू की दूरी है R1 वेक्टर है सदिश रूप, और इसका अगर हम परिमाण लेंगे तो R1 आएगा, इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इसी प्रकार से अगर मैं V माइनस ये माइनस क्यू की वजह से विभव पता करूं,
तो बच्चों मैं कहूँगा v माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों आवेश माइनस के साथ दिया जाएगा क्योंकि अदिश राशि है R2, और ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है बच्चों, मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों आवेशों का जो कुल विभव है यहाँ पे वो कैपिटल V है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल विभव कितना हो सकता है बच्चों, मैं कहूँगा दोनों का जोड़ V1 प्लस V2। ये आपको बात क्लियर है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और इसको हम सिंपल अदिश रूप से ऐड कर सकते हैं बिना दिशा को देखे हुए। बच्चों अब मैं अगर कहना चाहूँ कि जो V1 है बेसिकली हमने को V प्लस क्यू माना है और जो V2 है हमने V माइनस क्यू माना है। तो जरा हम इसकी बात कर लें V प्लस क्यू कितना होगा, तो बच्चों हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच्चों प्लस का क्यूब अपॉन R1। बच्चों इस प्रकार V माइनस क्यू की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2, इक्वेशन थर्ड। बच्चों इसमें हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और क्यू आवेश भी कॉमन आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अगर इसमें से कॉमन ले लें हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ही हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हमें 1/R1 और 1/R2 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। यहाँ के बाद थोड़ा सा हमें ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा वेक्टर्स के रूल लगाने हैं, सदिश के रूल लगाने हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से अगर देखें कि अगर मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ और वो ट्रायंगल है BPO, यानी त्रिभुज है BPO। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें आप देखो एक वेक्टर मेरे पास A है, एक वेक्टर R1 है और एक वेक्टर R है। बच्चों अगर हमने 11th में पढ़ा है इस तरीके से, आप ध्यान से देखें कि अगर दो वेक्टर एक साथ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, या अगर हम इस तरीके से देखें, एक वेक्टर अगर इस तरीके से आप देखो, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर अगर हमारे पास R1 है, तो बच्चों ये कितना हमारे पास R, देख रहे हैं आप इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, OBP ट्रायंगल। तो बच्चों इसमें हम मान सकते हैं कि अगर ये वेक्टर A और R1 है तो इसका जो रिजल्ट होगा, परिणामी वेक्टर कितना होगा, R। तो मैं कह सकता हूँ जो R1 होगा बच्चों मेरे पास, वो मैं कितना कह सकता हूँ, वो मैं कह सकता हूँ, या मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ बच्चों, दो वेक्टर मेरे पास एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। आप अगर ये देखें, O से R स्टार्ट हो रहा है, O से A स्टार्ट हो रहा है, तो R1 इन दोनों का परिणामी वेक्टर हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता। जरा हम गौर से इस बात को देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि R1 इन दोनों का परिणामी वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों हम यह क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे R1 की वैल्यू लें, R1, तो R1 कितना होगा बच्चों, हम कह सकते हैं R1 स्क्वायर होगा, जो A और R के बीच में एंगल है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इस प्रकार, आप इसको दूसरे प्रकार से भी देखते हैं हम लोग। अगर ये हमारे पास एक वेक्टर A है इस प्रकार, और एक वेक्टर हमारे पास कौन सा है बच्चों, R। ये तो बच्चों इनके बीच में कितना एंगल होगा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, ये आप देख सकते हैं 180 माइनस थीटा, इस प्रकार से। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, R1। तो ऐसे भी आपको समझ में आ सकता है। तो बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, A स्क्वायर, और बच्चों उसके बाद आता है ट्वाइस RA, और बच्चों उसके बाद आएगा cos 180 माइनस थीटा। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों, ये हमने 11 का फॉर्मूला लगाया इस प्रकार। तो इस प्रकार बच्चों हम अगर दूसरे ट्रायंगल के लिए भी बात करें तो दूसरा ट्रायंगल कितना होगा बच्चों, तो दूसरा अगर ट्रायंगल हम लें तो यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल ले सकते हैं, और वो ट्रायंगल कितना है स्टूडेंट्स, वो ट्रायंगल है OAP, OAP। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर R है, और उसका रिजल्टेंट कितना है बच्चों, R2, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, थीटा। तो हम कह सकते हैं जो R2 स्क्वायर होगा, सिर्फ बच्चों परिणाम की बात करें तो वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे,
तो R2 स्क्वायर बच्चों किसके होगा, तो हम कह सकते हैं A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसके प्लस बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो हम कहेंगे 2AR cos थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई और इस प्रकार से ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों इसमें हम दो बातें ध्यान से रखें। अगर हम फोर्थ इक्वेशन को थोड़ा सही करके लिखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है माइनस का cos थीटा। ये आपको साथ बात समझ में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा इक्वेशन फोर्थ में देखते हैं, अगर हम cos 180 जबकि माइनस थीटा की जगह cos थीटा रखते हैं माइनस का cos थीटा, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और बच्चे ये आएगा माइनस का 2RA cos थीटा। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी सिक्स्थ। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हुई है हमें एक इक्वेशन फिफ्थ प्राप्त हुई है, ये वाली जो R2 जिससे हमें R2 निकालना है, ये आप देख सकते हैं। एक बच्चों हमें सिक्स्थ इक्वेशन प्राप्त हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट रुकते हैं हम लोग और देखते हैं हमें क्या करना है। बच्चों हमें 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू चाहिए और हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक R2 और एक R1 के टर्म्स में। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन लेंगे जरा देखते हैं बच्चों। अगर मैं इसको R1 स्क्वायर एज इट इज रखूं और इसमें से R कॉमन ले लूं, तो अगर बच्चों मैं इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लूं पूरा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस का ट्वाइस बच्चों R के नीचे अगर R स्क्वायर आएगा तो नीचे एक R बचेगा, तो ये आ जाएगा 2A अपॉन R और बच्चों यहाँ पे था ये cos थीटा, cos थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 7। इक्वेशन के नंबर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन डालते रहने चाहिए। बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप देखें तो इसमें और इसमें से एक ही चीज का फर्क आ रहा है, माइनस का और प्लस का। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 5 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5। तो बच्चों समीकरण 5 को हम लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बराबर, उसमें से भी हम R स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस माइनस की जगह बच्चों यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, तो आ जाएगा ट्वाइस A अपॉन R cos थीटा। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम 7th मान लेते हैं, ये 7th हो गई है, इसको हम 8th मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इसी से हमें 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा ध्यान से बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास दो टर्म एक जैसी मिल गई है, समीकरण 7 में समीकरण 8 में, और बच्चों वो टर्म कौन कौन सी है, तो जरा गौर से देखें। एक टर्म हमारे पास यहाँ पे A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे भी A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है। बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें हम कुछ चीजों को अपने लिए सामान्य रूप से देखेंगे। बच्चों A है जो द्विध्रुव की लेंथ है उसकी आधी, A द्विध्रुव बच्चों एक अणु होता है और वो उसकी लेंथ खुद ही बहुत छोटी होती है और ये उसकी भी आधी है। और बच्चों R है जहाँ पे हमें बिंदु P पे विभव निकालना है उस और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी। बच्चों अगर R हम ये मान के चलें कि R जो है ग्रेटर देन A है, तो बच्चों R स्क्वायर कैसा होगा, वो तो और ज्यादा हो जाएगा A स्क्वायर से। तो बच्चों जहां भी ये टर्म हमारे पास आ रही है इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी इसको नगण्य मान लेंगे, बहुत छोटी टर्म होगी, तो हम कहेंगे ये नगण्य है, तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों समीकरणों में हम अगर इस टर्म को हटा दें तो हमें जो टर्म प्राप्त होगी बच्चों वो इस प्रकार प्राप्त होगी, R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 प्लस और एक हमें प्राप्त होगी 2A अपॉन R cos थीटा, ये हमें प्लस की प्राप्त होगी बच्चों, इसे हम इक्वेशन 9 ले लें, और एक माइनस वाली होगी बच्चों R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। तो बच्चों ये हमारी समीकरण 10 हो गई। अब बच्चों हमें इसी को दोनों को सॉल्व करना है। बच्चों इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं, R1 हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं और R2 हमारे पास प्लस का है, इसको हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से और करें अगर बच्चों, अब इसमें मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या होगा, तो बच्चों अगर मैं इसमें स्क्वायर हटा देता हूँ यहाँ से मेरा स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे मेरी हाफ आ जाएगी बाहर, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ का अंडर रूट ले लूँ तो यहाँ पे मेरी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ। तो ये लाइन तो हम यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि हमें क्या चाहिए था। हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो ये थी, हमें जो कुल व्यू ऑफ चाहिए था उसके लिए हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या था, आपको पता होगा, यहाँ पे था R1 माइनस R2। यही था स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा होगा, इसी तरीके से मुझे प्राप्त हुआ था। तो बच्चों मुझे 1/R1 1/R2 चाहिए और मेरे पास यहाँ पे R1 R2 है। तो मैं किसी भी एक समीकरण में थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पे 1/R1 कर दूं या मैं R2 वाली टर्म लेता हूँ ये प्लस में, अपना आप ही दूसरी वाली अपना आप निकल जाएगी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1/R2 करूँ तो मैंने इसका उल्टा करा तो पूरी समीकरण हम क्या कर सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/R आ गया। तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, 1 + 2a/r cos थीटा। बच्चों ये नीचे जाएगी टर्म और इसे अगर हम डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं तो इसे यहीं पे माइनस हाफ कर सकते हैं। हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, इसमें हम 1-2 लाइन बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, हमारे पास आ गई 11वीं इक्वेशन। बच्चों अब हम एक फॉर्म, अब इसी तरीके से अगर मैं बच्चों R1 भी करना चाहूँ तो मैं R1 भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो R1 कैसे कर सकता हूँ, R1 आ जाएगी 1/R 1 - 2a/r cos थीटा की पावर -हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन 12 आ गई। बच्चों लगभग हम अपनी समीकरण सॉल्व कर चुके हैं। इसमें आप एक बात देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स और वेक्टर रूप ज्यादा लग रहा है, सदिश रूप भी बहुत यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये ज्यादा नंबर में आता है इसको सब, और इसके केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से एक बात करते हैं, इसमें अगर हम एक काम करें, अगर हम इसको, हम एक फॉर्मूला जानते हैं 1 + x की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 + x की पावर n का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है 1 + x। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्या आएगा बच्चों, इसमें हमारे पास x² आगे की टर्म्स आएंगी और बच्चों वो जो टर्म आएंगी उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि x³ ये हायर टर्म हम छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की जगह यहाँ पे जो हमारे पास है, x में हमारे पास है बच्चों 2a/r, और अगर हम ये 2a/r आगे इसकी पावर चलाएं x³ x5 इस तरीके से, तो बच्चों वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, उच्च घात जो हो रही है इस समीकरण की उच्च घातें, उच्च घात वो छोड़ रहे हैं, उच्च घातें छोड़ने पर ये बात आपको समझ में आती है बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों जो हमारे पास हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे कि 1 अगर हम यहाँ देखें हमारे पास 1 - x की पावर माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अगर हम देखें ये बच्चों -हाफ है, तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं, एक में हमारे पास दोनों में माइनस था, तो अगर हम यहाँ माइनस लगाएं तो यहाँ हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और इसमें भी हम हायर पावर छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ध्यान रखना है दोनों ही टर्म्स में x जो है हमारे पास 2a/r है। तो बच्चों अब हम अपने इन फॉर्मूलों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों 1/R2 हमारे पास कितना आएगा, 1/R2 हो जाएगा 1/r। तो बच्चों यहाँ पे -हाफ यहाँ आ जाएगी, तो हम कहेंगे 1 - 2a/r, और बच्चों ये हाफ भी इधर ही आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इसी प्रकार अगर मैं 1/R1 करूँ, ये मेरे पास 1/R2 था, और 1/R1 करूँ तो कितना होगा बच्चों 1/r। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अगर ये माइनस करेंगे 1 माइनस, और ये -हाफ भी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2a/r और cos थीटा। तो बच्चों फाइनली हमें ये समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हमें 1/R1 R2 चाहिए था और हमारे पास 1/R1 R2 आ चुका है। तो बच्चों इस समीकरण हम एक का नाम 13 रख लेते हैं और एक का नाम 14 रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इसमें हम देखें 2 से 2 तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों इन दोनों का मान अगर हम समीकरण में रख दें, जो हमारी समीकरण 1 कहला रही थी, ये हमारी समीकरण 1 थी बच्चों। ठीक है, तो इस समीकरण में अगर हम मान रखें तो हमारे पास क्या होगा, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में 1/R1 व 1/R2 के मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा गौर से देखें अगर हम, तो हमारे पास क्या मान आएगा बच्चों, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों R1 की और Q हमारे पास है यहाँ पे,
Q तो बाहर है ही है। 1/R1 कितना है बच्चों हमारे पास, तो हम कहेंगे 1/R है हमारे पास, ये 1/R। इसमें हम बच्चों एक काम करते हैं, अपना मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये आ जाएगा 1 प्लस A/R cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। और बच्चों दूसरी टर्म अगर हम लिखेंगे तो दूसरी टर्म कितनी है बच्चों, प्लस का फिर आ जाएगा हमारे पास 1/R। अगर हम यहाँ पे लिखें 1/R, तो बच्चों दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, दूसरी टर्म है 1 माइनस A/R cos थीटा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें ये टर्म मिल जाएगी। तो बच्चों इसमें अगर आप गौर से एक चीज देखें, अगर हम ये दोनों टर्म को खोलेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/R आएगा, यहाँ पे 1/R आएगा। लेकिन बच्चों जब हम इस टर्म को 1/R पूरे को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या मिल सकता है, जरा गौर से देखें। अगर हम इसमें पूरा 1/R कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा v बराबर Q 4πε0। बच्चों इसमें भी 1/R कॉमन है, इसमें भी 1/R कॉमन है, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं और ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस A/R cos थीटा। अब बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का फिर 1 और ये आ जाएगा और ये हमारे पास दोनों ही प्लस के हुए थे, दोनों प्लस के, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का A/R cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इसमें देखें हमारे पास तो ये कितना हो गया बच्चों, इसमें हम गौर से एक चीज देखते हैं, हमारे पास बीच में माइनस था तो ये एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा हमारे पास, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया और ये हमारे पास जो है यहाँ पे भी हमारे पास माइनस था इस वाली टर्म्स में, R2 में माइनस आ गया। तो बच्चों हम जब करेंगे तो ये माइनस वाला तो ये माइनस हो जाएगा, अगर आप इसे गौर से देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें 1 से 1 हम काट सकते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हमारे पास टर्म्स क्या बचेगी, अब हमारे पास टर्म बचेगी A/R cos थीटा और A/R cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम सीधा अपना फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q/R और बच्चों हमारे पास आ गया 2A cos θ/R। ठीक है स्टूडेंट्स, इस समीकरण का हम अब A रख देते हैं क्योंकि हमारे पास ये मेन समीकरण आ गया। बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से हम कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक बात देखें तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2A। अगर से उसके परिमाण की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हमें Q दिख रहा है, 2A दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे V बराबर 1/4πε0। बच्चों इसको और इसको मिला के हम लिख सकते हैं P। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, R और R कितना हो गया बच्चों, R²। तो देखते हैं, हम देख रहे हैं कि हमें कुछ हमारी समीकरण सिंपल सी हो गई है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास द्विध्रुव के कारण जो विभव है, तो बच्चों विभव आ चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो ये बच्चों हमें सिर्फ परिमाण बताएगा। और हम इसमें एक बात देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, इसमें जो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, एक द्विध्रुव का आघूर्ण बच्चों नियतांक कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर द्विध्रुव का। तो बच्चों विभव किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम पहली बार देखेंगे। विभव जो है उस बिंदु की जहां पे हमें विभव निकालना है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु के कोण पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यानी कोण पे डिपेंड जरूर करता है। इसके ऊपर बच्चों कुछ केस देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों अगर आप कोशिश करके देखें, अगर मैं आपको दो एंगल दिखाऊं, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और एक दिखाऊं थीटा इज इक्वल्स टू पाई, जिसे हम कह सकते हैं 180 डिग्री। बच्चों इसका मतलब समझो क्या है। बच्चों में थीटा 0 हो गया तो ये बिंदु P कहाँ चला जाएगा, आप बताओ कहाँ जाएगा ये बिंदु P। अगर बच्चों थीटा 0 हो जाता है तो बच्चों जो बिंदु P है वो द्विध्रुव के अक्ष पे चला जाएगा और उसके आघूर्ण की दिशा में। कैसे, अभी हम इसको देखते हैं। आप देखेंगे ये बिंदु P का एंगल 0 हो जाए तो बच्चों थीटा 0 हो जाए तो बिंदु P कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में हो जाएगा। तो बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे उस टाइम जो एंगल होगा बच्चों वो एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो जब 0 डिग्री का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास v कितना आएगा बच्चों, 1/4πε0 Q, और Q तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास P है, और ये हो जाएगा R²। ठीक है, और ये धनात्मक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब बच्चों अगर इसमें मैं बात करूं थीटा पाई हो जाए, तो पाई का मतलब है बिंदु P द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में, यहाँ पे। तो तब ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। और बच्चों जब इसमें हम रखेंगे तो cos 180 हो जाएगा। अब cos 180 आप कितना जानते हैं, cos 180 बच्चों cos 180 होता है -1, तभी हमें माइनस प्राप्त होगा। तो ये आप समझ सकते हैं ये वाली बात, ठीक है स्टूडेंट। तो दो वैल्यू ऐसी हैं 0 और 180 डिग्री में, जिसमें हम द्विध्रुव के अक्ष में रहते हैं, एक बार द्विध्रुव के आघूर्ण के अनुदिश और एक बार उसके विपरीत। तो दोनों केसों में हमें विभव एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक मिल सकता है। तो ये केस कई बार पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं बेसिकली हमें v प्लस माइनस मिलता है जब थीटा या तो 0 डिग्री होता है और हम कह सकते हैं थीटा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको समझ में आती है। तो बच्चों ये केस हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम इसका दूसरा केस पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा केस हमें इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है आगे। तो उस पर अगर हम बात करें बच्चों केस सेकंड, तो बच्चों केस सेकंड में अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं तो क्या होगा। तो बच्चों थीटा अगर मैं 90 डिग्री ले लूं तो ये P जो है ये मध्य बिंदु पे लंबवत जो हम खींचेंगे, जैसे हम बोलते हैं विषुवतीय तल, ये वहां चला जाएगा इस प्रकार। ये आपको समझ में आती है बात। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखाऊं, ये -q, ये +q और ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया और बच्चों ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है। तो अगर P 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें ये स्थिति मिलेगी और P और ये जो हमारे पास R सदिश होगा इसके बीच में एंगल कितना मिल जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो बच्चों को ये 90 डिग्री मिल गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो cos 90 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे अगर cos 90 0 है, क्योंकि cos 90 फिर हो जाता है 0, तो बच्चों हमें v इंस्टेंट 0 मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि विभव कहाँ पे 0 होता है। तो हम कह सकते हैं द्विध्रुव के विषुवतीय तल, यानी जब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत किसी बिंदु पर हम विभव निकालते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। तो बच्चों ये कई बार पूछा गया है, इसे बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों अब इसमें थोड़ा सा एक बार और ध्यान से एक चीज देख लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं जो विद्युत विभव होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत विभव का, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, जिस बिंदु पर हम विभव निकालते हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों जो हमने विभव पढ़ा था, ये हमने किसका पढ़ा था, ये पढ़ा था एक स्रोत आवेश यानी बिंदु आवेश का बच्चों। लेकिन ये विभव किसका है, ये है द्विध्रुव के कारण, ये है द्विध्रुव, ठीक है। अब बच्चों इसमें गौर से देखो, द्विध्रुव का जो विभव होता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो बच्चों द्विध्रुव का जो विभव होता है इसमें हम गौर करें तो ये r² का इनवर्सली होता है। अगर हम इसे इक्वेशन b मान लें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखें समीकरण b से, समीकरण b, तो बच्चों इसमें v जो है इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर के, यानी तेजी के साथ घटेगा बच्चों। अगर दूरी बढ़ेगी तो तेजी के साथ विभव घटता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। अब बच्चों इसमें मैं एक काम की बात आपको और बताना चाहता हूँ। इसमें काम की बात ये है कि अगर हमें इसका सदिश रूप लिखने के लिए आ जाए, विभव तो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, लेकिन राइट साइड में आप जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों इसका अगर हमें सदिश रूप निकलने के लिए आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसका हम सदिश रूप इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों cos थीटा अगर आपको याद हो 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a डॉट b बराबर ab cos थीटा। तो हमें साफ समझ में आता है जहां पे cos थीटा आता है वो है अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे एक वेक्टर हमारे पास p है, तो इस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। बच्चों दूसरा वेक्टर कौन सा लेंगे हम लोग, तो दूसरे वेक्टर में हम यहाँ पे एक एकांक सदिश दिखा सकते हैं इस प्रकार, जिसका काम होता है सिर्फ दिशा को दिखाने का। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के एक एकांक सदिश दिखा देता हूँ जिसकी दिशा वही होगी जो ये स्थिति सदिश की होगी। तो ये आप देख सकते हैं हमें सदिश रूप मिल गया। और बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं जो एकांक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बच्चों, एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो अगर मैं इसको वापस खोलूंगा तो कितना आएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p वेक्टर हट जाएगा और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आ जाएगा और डॉट हटा के बच्चों जब स्केलर प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है cos थीटा। तो आप देखो हमारे पास वापस ये फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों ये सदिश रूप लिखने के लिए कई बार आ जाता है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो ये हमारे सारे केस हो गए। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं बच्चों, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये। अगर द्विध्रुव के हम अक्ष पे द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश चलेंगे तो जो विद्युत विभव होगा धनात्मक होगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत चलेंगे तो द्विध्रुव जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। बच्चों अगर विषुवतीय तल पर जाएंगे यानी मध्य बिंदु से लंबवत किसी भी अक्ष पर किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो बच्चों द्विध्रुव 0 होगा।
ये बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम स्टूडेंट्स एक बार उस फॉर्मूले को दोबारा से देख लेते हैं। जो हमारा विद्युत विभव का जो नेट हमारा विभव है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। बच्चों वेक्टर फॉर्म से लिखने के लिए आती है, इसका हमें कोई यूज नहीं करना। अगर हमें न्यूमेरिकल आता है तो हम इसको सिर्फ परिमाण में करते हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं P डॉट R हमारे एकांक सदिशता, और ये जो R है बच्चों ये मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है दूरी का, बिंदु P का और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद बच्चों हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा स्टूडेंट्स समविभव पृष्ठ। तो अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ, तो बच्चों इसके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं समविभव पृष्ठ के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है बच्चों, इसमें 1 या 2 नंबर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप देखो समझना भी बहुत ईजी है। अगर इसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करूं तो आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, सम यानी समान। और बच्चों विभव का क्या मतलब है, विभव, और पृष्ठ का मतलब है सरफेस यानी ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिसमें हर बिंदु पर समान विभव हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों इसकी परिभाषा को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेंगे, क्योंकि समझने का हम इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही है, और इस पे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चों अब मैं आपके एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने क्या दिखाने की कोशिश करी है, मैं आपको एक बिंदु आवेश दिखाता हूँ Q, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। अब आप जानते हैं अगर ये धनात्मक कोई बिंदु आवेश है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ होगा, चारों तरफ इस प्रकार, ये तो आप जानते हैं, ये इस प्रकार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। थोड़ा सा गौर करके एक बात करते हैं, अगर इस बिंदु आवेश से हमने एक r दूरी पर, ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लें, एक r दूरी की त्रिज्या पर हमने एक पृष्ठ खींचा या एक गोला खींचा, एक वृत्त खींचा, तो बच्चों ये जो पृष्ठ तैयार होगा, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे विभव कितना होगा इस बिंदु आवेश की वजह से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं, किसी बिंदु आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, Q/R। तो हम यहाँ से कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 1/R, यानी V R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये तो आपको दिख रहा है। तो बच्चों हम देख सकते हैं जो V है R पे डिपेंड कर रहा है एक दिए हुए आवेश के लिए। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर इस बिंदु आवेश से चारों तरफ की इस पृष्ठ पे दूरी समान हो, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई ये बिंदु मान लूँ, यहाँ पे कोई बिंदु मान लूँ, तो बच्चों इस पे पृष्ठ जो है समान होगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा पृष्ठ संभव है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो बच्चों ये हमें समझ में आता है। बच्चों इसमें और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी विशेषताएं भी हम पढ़ेंगे, लिखने के लिए आती हैं, लेकिन एक विशेषता जो हम बाद में प्रूफ करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। बच्चों अगर इसको मैं बात करूं तो एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ये है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, कि किसी भी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, वह विद्युत क्षेत्र उस बिंदु आवेश के, या बिंदु आवेश छोड़िए, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कोई भी विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ का हमेशा उसके लंबवत होता है। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के हमेशा लंबवत होते हैं। इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे, पर अभी हमें सिर्फ समझने वाली बात है। तो ये तो हमें समझ में आ सकता है और अच्छी तरह इस बात को देख भी सकते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं में विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट।